देखो, 90 वी स्टडीड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें ये पता चला 99.9% of human DNA is same in all of the organisms, मतलब all the humans, यानी कि मुझ में, तुम में, सब में 99.9% ऑफ द डीएनए रिमेन्स सेम। ठीक है, तो अब बात आ रही है कि अगर ये सारा डीएनए सेम है, तो अगर मुझे पता करना है कि एक कहीं पे खून हुआ, कोई क्राइम हुआ, और क्राइम सीन पे मुझे किसी का बाल मिल गया या किसी के नेल्स मिल गए या कोई भी सेल मिल गया उसकी बॉडी का, तो हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि वो पर्सन कौन है अगर मेरे पास चार लोगों पे शक है? तो उसके लिए आई नीड टू स्टडी द डिफरेंसेस इन द डीएनए। डीएनए टेस्टिंग करने की जरूरत है, तो डीएनए में डिफरेंसेस देखने हैं। अब 99.9% डीएनए तो सबका सेम है, तो जो मुझे काम करना है वो मुझे 0.1% ऑफ टोटल ह्यूमन डीएनए पे करना होगा, येस और नो? अगर मुझे आइडेंटिफाई Yes, करना sir. है कि दो डीएनए अलग कहाँ पे हैं, तो मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए ये 0.1% पे देखना पड़ेगा, नॉट ऑफ द 99.9% डीएनए को छोड़ते हुए। तो पहली बात तो आई नीड टू नो कि कहाँ पे मुझे देखना है, क्योंकि 100 में से 99.9 जगह मुझे नहीं देखना, मुझे सिर्फ 0.1, 100 यानी 1000 में से एक जगह देखना है ना? तो पॉइंट इज, अगर हम ऐसे करने लगे कि जैसे सपोज हमें चार लोगों पे शक है और चार लोगों का डीएनए कलेक्ट किया और हम उन पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें, तो ये तो बहुत महंगा और फालतू का टास्क हो जाएगा, क्योंकि 13 साल लगे थे उसको करने में। अभी भी कम से कम 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करने में। तो हम हर एक इंसान का पूरा डीएनए खोल के तो नहीं बैठेंगे। तो अब हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि किसका डीएनए कैसा है, और दिस वे शुड बी क्विक एज कंपेयर टू सीक्वेंसिंग द डीएनए लाइक इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो वी रिक्वायर अ क्विक वे। अब कैसे करते हैं, क्या है, लेट अस स्टडी दिस इन दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद इट्स मेथड। So DNA fingerprinting involves identifying differences in the some specific region of the DNA sequences called the repetitive sequence. क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमें डीएनए के अंदर कुछ ही जगहों पर ढूंढना है चेंजेस को, और वो रीजन्स हैं डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन इन द रीजन ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। जहां पे डीएनए रिपीट रिपीट होता है। हमने ये लास्ट क्लास में मैंने पॉइंट छोड़ा था, मैंने बोला था रेपिटेटिव डीएनए हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर्स में था, जिसको मैंने बोला था मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कराऊंगा। तो आज अभी हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। अब बात ये है, जैसे सपोज अगर एक इंसान का डीएनए है, या मेरा तुम्हारा डीएनए है। अब इस डीएनए के ऊपर कोड्स होते हैं, AGCTCCGCA, ऐसे वाले कोई भी कोड्स होते हैं। तो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं डीएनए में जो बार बार रिपीट होते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे रीजन हैं, ऐसे बड़े बड़े रीजन भी होंगे। तो देर आर सम रीजन इन द डीएनए दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम। तो ऐसे डीएनए को बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। तो रेपिटेटिव डीएनए क्या है? रेपिटेटिव डीएनए इज, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। खास बात यह है, जो डीएनए बार बार रिपीट हो रहा है इसका कोई फंक्शन नहीं होता। नहीं तो मेरे हाथ ही रिपीट होते जाएंगे मेरी बॉडी पे, अगर सपोज ये हाथ का है या आईज का है तो आईज ही रिपीट होती जाएंगी बॉडी पे। पॉइंट इज कि ये रिपीटेटिव डीएनए कुछ काम नहीं आता, क्योंकि रिपीटेशन का कोई काम नहीं होता है ना। तो रिपीटेटिव डीएनए डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता बॉडी का।
ठीक है, अब इस डीएनए के प्रोटीन डीएनए को रेपिटेटिव डीएनए को वी कैन सेपरेट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डीएनए अच्छा, जो बाकी का डीएनए होता है उसको बोलते हैं बल्क डीएनए। जो बाकी का डीएनए है दिस इज कॉल्ड बल्क डीएनए। डीएनए के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक रेपिटेटिव डीएनए और एक बल्क डीएनए। बल्क डीएनए वो जो रिपीट नहीं होता, डज नॉट रिपीट। ठीक है, बट मे कोड फॉर अ प्रोटीन, इससे कुछ प्रोटीन बन सकता है। बल्क डीएनए से प्रोटीन बनता है, रेपिटेटिव से नहीं बनता है। तो पहली बात तो ये कि हमें 99.9 जगह पे नहीं देखना है, क्योंकि 99.9 जगह मुझ में, तुम में और वो चारों क्रिमिनल्स में सेम होगी, है ना। तो अगर हम वो 99% पे देखने लग गए तो कोई भी क्रिमिनल प्रूव हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो 99.9% तो सभी सिमिलर है। तो वो 0.1% को जानने के लिए हम पता कर रहे हैं कि डीएनए के क्या पार्ट्स होते हैं। डीएनए के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेपिटेटिव डीएनए और दूसरा होता है बल्क डीएनए। अपूर्व नोट्स बना रहे हो? यस सर सर। हाँ बोलो। सर एक बार ये दोबारा बता दो। कौन सा वाला पार्ट? सर बल्क डीएनए। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। डीएनए के दो पार्ट्स होते हैं। डीएनए को अगर हम सेपरेट कर ले छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, तो उसमें कुछ रीजन जो होंगे रिपीट होंगे बाद में। तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं और बार बार आते हैं, और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो रिपीट नहीं होते बार बार। तो ऐसे डीएनए को बोलते हैं बल्क डीएनए। जो रेपिटेटिव डीएनए है, इट डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। इस डीएनए से आरएनए बनता है नहीं बनता हमें नहीं पता, इससे प्रोटीन तो नहीं बनता है। रेपिटेटिव डीएनए बार बार रिपीट जरूर होता है पर उसका कोई काम नहीं है बॉडी में। बल्क डीएनए वो होता है जैसे जो मेरी आंखों का प्रोटीन है, जो मेरी आईज का प्रोटीन है, जो मेरे एंजाइम्स जो प्रोटीन है वो जिस डीएनए से बन रहे हैं वो बल्क का पार्ट होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट रिपीटेड। तो बल्क डीएनए में कुछ रीजन्स कोड करते हैं प्रोटीन को, कुछ नहीं करते। ठीक है, रेपिटेटिव डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। ये वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बताया मैंने नया। तो खुशी, हमारे डीएनए में कुछ पार्ट बहुत बार रिपीट होता है पर वो प्रोटीन नहीं बनाता है, ऐसा पार्ट रेपिटेटिव डीएनए। और कुछ डीएनए जो होता है वो हमारा रिपीट नहीं होता, उसे बल्क डीएनए बोलते हैं। उससे कुछ काम के प्रोटीन बन भी सकते हैं और हो सकता है कुछ नहीं भी बन रहे हो। समझ आया खुशी? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज तुम एक साइंटिस्ट हो और तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर कर रहे हो टेक्निक को, तो तुम किसी इंसान के डीएनए में कहाँ देखना चाहोगे फॉर डिफरेंसेस? बल्क डीएनए में या रिपीटेटिव डीएनए में? रेपिटेटिव डीएनए। अच्छा, कौन कौन कहता है बल्क डीएनए? रेज योर हैंड्स। ऑनलाइन भी रेज योर हैंड्स। क्वेश्चन रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ अब अगर तुम्हें बल्क और रेपिटेटिव के बीच में डिफरेंस पता चल गया है, तो अब अगर हमें दो क्रिमिनल है और हमारे पास एक डीएनए मिला जो उस क्राइम सीन से मिला, जिसमें पता है कि इसी जिसका डीएनए है वो उसने खून किया, उसने मर्डर किया है, तो अब इन दो इंसानों के बल्क डीएनए में देखना चाहोगे या रेपिटेटिव डीएनए में? क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम पूरा उस क्रिमिनल के ऊपर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो तुम। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? आंसर इन चैट, वेयर वुड यू लाइक टू सी दैट, वेयर डू यू थिंक वी विल फाइंड more differences between two individuals,
बल्क डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए, बस गैस कर लो बल्क और रेपिटेटिव। आई डोंट वांट कि तुम्हें बिल्कुल सही आंसर हो या एक्सप्लेनेशन हो तुम्हारे पास, पर कुछ तो सोच के तुम लिखो। हाँ, रेपिटेटिव क्यों, पढ़ गए? अच्छा, अब ये रेपिटेटिव वालों में से कोई बता दो कि तुमने रेपिटेटिव क्यों सोचा। सर क्योंकि बल्क सब में सेम होता है और सर रिपीटेड सब में डिफरेंट। बल्क सब में सेम क्यों होगा? सर बल्क सेम इसलिए हो सकती है क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं, जैसे आईज नोज वगैरह वो थोड़ा रिपीट हो सकता है, उससे इतना फर्क, उससे इतना पता नहीं चलेगा। पर जो रिपीटेटिव डीएनए है उससे एग्जैक्ट अंदर से ही पता चल जाएगा, मतलब कि वो असली है या नकली है। सही है, वेरी गुड। अपूर्व का भी सही है, और ये खुशी का भी सही है। मात ये है, बल्क डीएनए से प्रोटीन बन रहे हैं ना, दो आंख, एक नाक, एक कान, एक मुंह, मतलब एक कान एक दो कान, ये सारी चीजें तो हर एक में होंगी। तो बल्क डीएनए तो सबका सिमिलर होगा ना। तुम्हारे अंदर भी पेप्सिन है, मेरे अंदर भी पेप्सिन है, तुम्हारे अंदर भी इंसुलिन है, मेरे अंदर भी इंसुलिन है, ये सारे प्रोटीन के कोड्स किस में है? बल्क में। पर रेपिटेटिव डीएनए में कोई कोई प्रोटीन बनता ही नहीं। तो अगर किसी के अंदर म्यूटेशन आएगी तो म्यूटेशन उस इंसान को हार्म नहीं करेगी, अगर वो उसके बल्क डीएनए में हो या रेपिटेटिव में हो। चेंजेस इन द रेपिटेटिव, चेंजेस यानी म्यूटेशन, सपोज किसी के डीएनए में म्यूटेशन आ रही है, ठीक है, इन विच डीएनए, और सबसे अच्छा आंसर मुझे खुशी का मिला, कहती तुक्का मार लिया है ना, पर रेपिटेटिव नो डीएनए सही सर। था। अने खुशी त्रेहन ने लिखा है तुक्का मार लिया। अच्छा, ये मैं रीजन पूछ रहा हूँ, चेंजेस इन विच डीएनए will cause no harm to individual। अगर किसी के अंदर म्यूटेशन हो रही है, किसी के डीएनए में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो कौन से रीजन में चेंजेस होने से उस इंसान पे कोई हार्म नहीं आएगा? रेपिटेटिव में, Repetitive. बिकॉज इट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोटीन। तो अगर अगर सपोज मतलब कहने का ये, म्यूटेशन अगर बल्क डीएनए में हो तो वो हार्मफुल है, पर रेपिटेटिव में हो तो नहीं है हार्मफुल। अगर किसी कोई बच्चा पैदा होने वाला है और उसके पास कोई ज़रूरी एंजाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके बल्क डीएनए में म्यूटेशन है, तो क्या वो सरवाइव करेगा या वो स्टिल बॉर्न होगा, वो पैदा होके मर जाएगा? वो मर जाएगा। तो बल्क डीएनए में जो चेंजेस आएंगे तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो कोड जो है जो ज़रूरी था लाइफ के लिए बल्क डीएनए में था, और वो कोड खराब है, तो द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। यस और नो? यस। अच्छा, इसका मतलब उल्टा भी तो होगा, क्योंकि हमारे बल्क डीएनए, क्योंकि हमारे रिपीटेटिव डीएनए में चेंजेस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस प्रूव्स कि हमारे रेपिटेटिव डीएनए में ज्यादा डिफरेंसेस होंगे एज कंपेयर टू हमारे बल्क डीएनए में। समझ में आई बात? सो रेपिटेटिव डीएनए accumulates more mutation या changes, more changes than bulk डीएनए। तुम्हारे जो पीढ़ियों से म्यूटेशन होते आए होंगे, तुम्हारे पीढ़ियों से मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर्स की ग्रैंडफादर्स एटसेट्रा, कोई ना कोई म्यूटेशन सब में आया होगा, कोई ना कोई चेंज आया होगा। अब अगर वो चेंजेस जो तुम्हारे ग्रैंडफादर्स में थे, फादर में आया, जो तुम्हारे अंदर भी आया, क्योंकि वो डीएनए पे था, डीएनए इज इनहेरिटेड, वो जो चेंजेस होंगे
वो ऑब्वियसली रेपिटेटिव डीएनए पे होंगे, क्योंकि बल्क डीएनए तो तुम तो अच्छे खासे हो ना, यहाँ पे तुम जिंदा हो, सर्वाइव कर रहे हो, तो तुम्हारा बल्क डीएनए तो ठीक है। पर रेपिटेटिव डीएनए तो चेंज हुआ होगा, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होगा, यस और नो। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडफादर्स में जो चेंजेस आए होंगे रेपिटेटिव डीएनए में, वो अलग होंगे। तुम्हारे ग्रैंडफादर्स, तुम्हारे पेरेंट्स में जो चेंजेस आए होंगे वो अलग होंगे रेपिटेटिव डीएनए में। तो बात ये है, अगर तुम्हें दो डीएनए में चेंजेस देखने हैं, तो वेयर डू यू हैव टू लुक? यू हैव टू लुक इन दी रेपिटेटिव डीएनए, नॉट इन दी बल्क डीएनए, क्योंकि वहां पे चेंजेस जरूर आए होंगे। अगर वहां पे चेंजेस आए होंगे तो वो कोई गड़बड़ नहीं हुई, पर अगर बल्क डीएनए में चेंजेस आते तो आज हम होते ही नहीं। समझ में आई बात? हाँ बोलो। यस क्लियर? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ सर वो लास्ट वाला एक बार दोबारा बता दो। बताओ। हाँ वो रेपिटेटिव जो 0.1% हुआ वो रेपिटेटिव में ज़्यादा होगा, बल्क में कम। बल्क, क्योंकि अगर ये जो डिजीज़ है, तो डिजीज़ तो कोई ज़रूरी प्रोसेस को ख़राब कर रही है, और ज़रूरी प्रोसेस तब होगा ना जब वो प्रोटीन बनता होगा। खुशी मैं ये कह रहा हूँ, लास्ट पॉइंट ये कह रहा था, क्योंकि रेपिटेटिव में चेंज आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सबके रेपिटेटिव डीएनए में चेंजेस होंगे। समझ में आई बात? कि म्यूटेशन तो होते ही हैं, और रेपिटेटिव में म्यूटेशन आए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे रेपिटेटिव डीएनए में चेंजेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू बल्क डीएनए में, एज कम्पेयर टू यू। क्लियर? यस सर। वो रेपिटेटिव है ना ज़्यादा। टोटल डीएनए में 0.1% जो है वो चेंजेस है। वो जो 0.1% में से मेजर जो चेंजेस हैं वो कहाँ पे हैं? रेपिटेटिव में। क्योंकि सीधी सी बात ये है, क्योंकि इन चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी ये आगे कैरी ओवर हो रहे हैं। और माइनर जो चीज़ें होंगी वो किस में होंगी? बल्क में। थोड़ी बहुत चेंजेस, 0.1% टोटल चेंजेस है, पूरे डीएनए में 0.1% का चेंज है, ये बात तो क्लियर है। और वो पूरे डीएनए दो पार्ट में डिवाइडेड है, बल्क और रेपिटेटिव। तो रेपिटेटिव डीएनए में वो 0.1% का ज्यादा पार्ट होगा एज कंपेयर टू बल्क डीएनए। मैं ही कह रहा हूँ। हाँ हाँ पता है, हमने चेक भी किया ह्यूमन जीनोम से। ठीक है, हमने जब लोगों को चेक किया तो रेपिटेटिव डीएनए में ज्यादा चेंजेस होते हैं, क्योंकि वहां पे चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो ये समझो कि ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, इन दोनों के अंदर म्यूटेशन हुआ। ठीक है, पर इसके बल्क डीएनए में हुआ और इसके रेपिटेटिव में हुआ। ठीक है, बल्क डीएनए में होने से जो इसका प्रोजेनी है, प्रोजेनी को हार्म हुआ, इट डिड नॉट सर्वाइव। पर अगर म्यूटेशन उस किसी के रेपिटेटिव डीएनए में हुआ तो वो सर्वाइव करेगा और वो आगे और रिप्रोड्यूस करेगा। तो जो आगे आते 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 म्यूटेशन होते होते लोगों, क्योंकि जो जिसके बल्क डीएनए में चेंज हुआ वो तो आगे लेके ही नहीं गया चेंजेस को, जिसके रेपिटेटिव में हुआ तो वो तो पता ही नहीं चला, और वो चेंजेस आते आ गए, आते गए आते गए। समझ में आई बात? बल्क डीएनए प्रोटीन बना रहा है, बल्क डीएनए सारे प्रोटीन, आईज नोज, ये सारे प्रोटीन बल्क डीएनए के ना। हाँ, जो मेरी शक्ल अलग है, तुम्हारी शक्ल अलग है, वो बल्क डीएनए की वजह से है ना, क्योंकि जो हमारे प्रोटीन्स की वजह से चेंजेस हैं, जो हाइट्स हो गई, ये सब बल्क डीएनए की चेंजेस है ना। अच्छा, अब बात आ रही है कि अगर हमें पता चल गया डीएनए के दो पार्ट्स हैं, डीएनए के दो पार्ट्स क्या हैं? बल्क और रेपिटेटिव। अब ये बल्क और रेपिटेटिव को सेपरेट भी तो करना आना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू सेपरेट बल्क डीएनए फ्रॉम
रेपिटेटिव डीएनए, बल्क डीएनए रेपिटेटिव डीएनए से कैसे सेपरेट होगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि तभी तो हम रेपिटेटिव डीएनए पे टाइम लगा पाएंगे, पैसा रेपिटेटिव पे लगाएंगे, बल्क पे तो नहीं। तो ये सेपरेट किया जा सकता है बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये वही मेथड है जिसमें इसको मेसेल्सन और स्टार्ल्स ने यूज किया था। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यानी हमने एक ट्यूब ली थी, उस ट्यूब के अंदर डीएनए को रखकर उसे घुमाया था, सेंट्रीफ्यूज किया था। तो अच्छा, जो जो बल्क डीएनए होगा, जो रेपिटेटिव डीएनए होगा, अगर वो रिपीट होता है तो उसके अंदर सेम मास होगा या नहीं? मतलब कोई पैटर्न है जैसे सीटीसी 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 सीटीसी, ये रिपीट होता है, और बाकी का बल्क डीएनए है जैसे ए जी यू टी। तो देखो, रिपीटेटिव डीएनए सीटीसी है, सीटीसी है, सीटीसी है। तो साइटोसाइन, थायमीन और साइटोसाइन ये रिपीटेटिव डीएनए मान लो। हमने सारा डीएनए को टुकड़े करके उसको डाल दिया इसमें और फिर उसे घुमाया। मुझे एक बात बताओ, जो सीटीसी है उसका मास तो सेम रहेगा, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, क्योंकि वो साइटोसाइन, थायमीन और साइटोसाइन से बना है, तो उनका मास तो कांस्टेंट होगा, यस और नो। और क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जहां पे वो उसको मास की तरह, ये सीटीसी 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 सारा यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा एक ही जगह पे, क्योंकि वो रिपीट होता है तो बार बार वहीं पे जाके रुक जाएगा ना। अपने मास के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, जो लाइट चीजें होती हैं वो आगे, जो हैवी होती है वो पीछे, और इसका जो फिक्स मास होगा वो एक ही जगह पे जाके सेटल होगा। तो दिस फॉर्म्स पीक इन सेंट्रीफिकेशन। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बोलो। मतलब है repetitive DNA forms major peak, सॉरी और जो बल्क डीएनए है ये मेजर पीक नहीं आएगा, ये आएगा स्मॉल पीक। अच्छा, जो बल्क डीएनए है, ये बल्क डीएनए ऑन एन एवरेज आसपास जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बल्क डीएनए का मास जो है वो लाइट भी होगा, हैवी भी होगा, कहीं पे हैवी कहीं पे लाइट होगा। तो बल्क डीएनए जो होगा उसकी वो ज्यादा जगह पे इकट्ठा होगा, और रेपिटेटिव डीएनए एक स्मॉल जगह पे इकट्ठा होगा, क्योंकि रेपिटेटिव डीएनए एक ही जगह ले रहा है, क्योंकि सीटीसी का फिक्स है, पर ये तो फिक्स नहीं है, ए जी यू टी टी सी ये तो फिक्स नहीं है। तो मेजर पीक कौन बनाता है? बल्क डीएनए। और जो स्मॉल पीक बनाता है वो कौन बनाता है? रेपिटेटिव डीएनए। मतलब जब हम उसको घुमाते हैं तो ज्यादा जगहों पर ज्यादा इकट्ठा कौन होता है? बल्क। पर एक ही जगह पे ज्यादा इकट्ठा कौन होता है? रेपिटेटिव। ज्यादा जगह पर ज्यादा इकट्ठा होता है बल्क, और एक छोटी जगह पे ज्यादा इकट्ठा कौन होता है? रेपिटेटिव। तो स्मॉल पीक, पीक माने इकट्ठा होना, ठीक है, स्मॉल पीक कौन बना रहा है? रेपिटेटिव। और बड़ी पीक्स कौन बना रहा है जो ऑन एन एवरेज इकट्ठा हो रहे हैं? वो है बल्क डीएनए। तो इस तरीके से वी कैन सेपरेट repetitive DNA from the bulk DNA. Is this clear or repeat? बोलो। Yes. हाँ बोलो। सर बट ये रेपिटेटिव डीएनए का उसके अंदर ही मिक्स नहीं हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा? हाँ, मिक्स हो जाएगा, पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता होगा कि हमें कौन सा कोड का क्या मास है। मतलब अगर रेपिटेटिव डीएनए को अगर हम ढूंढ रहे हैं तो कौन सा कहाँ मिलता है वो हम जानते हैं, क्योंकि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया हुआ है।
पर इस तरीके से वो सेपरेट तो हो सकता है ना, सेपरेट हो जाएगा, बट दे विल ऑल बी देयर इन दी लॉट। हमें पता करना है कि वो, ये पता होना चाहिए कि वो किधर जाके इकट्ठा होता है उसके मास के अकॉर्डिंग। तो वो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता करके ला सकते हैं। हाँ, किस पे? ब्लड पे क्यों? कोई भी सेल ले लो, तुम्हारे स्किन का सेल ले लिया, तुम्हारे हेयर में से निकाल लिया डीएनए, या सलाइवरी सेल हो गया, कोई कहीं से भी निकल सकता है डीएनए तो। ठीक है, डीएनए निकालना है। डीएनए जैसे सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए निकाला, और वो डीएनए को हमने क्लोनिंग करी, कॉपीज बनाई, और फिर उसके अंदर ये करा मेथड। हाँ, डीएनए को पहले हम निकाल लेते हैं सेल में से, फिर उसको कट करके सीजियम क्लोराइड के अंदर डाल के उसको घुमाते हैं, तो डीएनए के जो रीजन हैं वो अलग अलग हो जाते हैं मास के बेसिस। ठीक है, अच्छा अब बात आ रही है कि रेपिटेटिव डीएनए कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू रेपिटेटिव डीएनए को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सैटेलाइट डीएनए। अच्छा, रेपिटेटिव डीएनए को सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। हम इसको सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। और सैटेलाइट डीएनए को हम डिफरेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, डीएनए, मतलब ऐसे डिफरेंट क्लासेस। माइक्रो छोटा होता है, तुम्हें पता है माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶, बहुत छोटा होता है माइक्रो। तो माइक्रो इज स्मॉलर देन मिनी। ठीक है, अच्छा अब बात ये आ रहा है कि ये किस बेसिस पे रेपिटेटिव डीएनए को कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि उनमें ATGC TC, सपोज ये एक डीएनए है, तो रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, अब बात ये आ रही है, सपोज ये रिपीट होता है, ये भी रिपीट होता है, ये दोनों रिपीट होते हैं, पर दिस इज अ स्मॉलर स्ट्रेच, ये छोटा रिपीटिंग डीएनए है, और ये बड़ा रिपीटिंग डीएनए है, तो इसे बोलेंगे लार्जर स्ट्रेच। जो छोटा स्ट्रेच और लार्जर स्ट्रेच की बड़ा रिपीटिंग डीएनए, छोटा रिपीटिंग डीएनए, उसके अंदर एडेनाइन और थायामीन की क्या रेशियो है, और क्या G और C की रेशियो ज़्यादा है या A और C की ज़्यादा है। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई सैटेलाइट डीएनए इनटू AT रिच और GC रिच। कुछ ऐसे होंगे जिनमें A और T ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें G और C ज़्यादा होता है। ये यहाँ पे मैंने एक ही लाइन बनाई है, वैसे तो डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है ना, तो डबल स्ट्रैंड माने TAC, तो वैसे तो डीएनए डबल स्ट्रैंड ही रहेगा। तो किसी डीएनए में ऐसा हो सकता है कि ए और टी ज़्यादा होता है, किसी में ऐसा हो सकता है कि सी और जी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता किसी में ए और सी रेशो, नहीं, ए ज़्यादा है तो टी भी ज़्यादा होगा, और जी ज़्यादा है तो सी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ए टी के साथ बाइंड करता है जी सी से। तो वी कैन क्लासिफाई सैटेलाइट ऑन डिफरेंट बेसिस। और वो बेसिस हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, कि कौन सा बड़ा है, तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिपीटिंग सैटेलाइट डीएनए को माइक्रो सैटेलाइट और मिनी। माइक्रो में छोटा स्ट्रेच होता है और मिनी में बड़ा होता है थोड़ा। ठीक है, ऐसे ही वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ
किसमें एडेनाइन थायमिन ज़्यादा होता है, किसमें ग्वानाइन साइटोसाइन ज़्यादा होता है? इज दिस क्लियर स्तुति, भव्या, भावेक, कनिष्का? यस। ठीक है, अब इससे एक रिलेटेड टॉपिक आता है जिसको समझना आप पहले ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी हम वही चल रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है ये। अब एक टॉपिक आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल। वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल मतलब क्या है इसका? डीएनए है ये, ए जी सी टी जी सी टी ए। ये डीएनए 1 है और ये डीएनए 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे सी और यहाँ पे ए। तो मैं कह सकता हूँ ये वेरिएशन है। मतलब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मतलब दो डीएनए है, सपोज इसके अंदर ए था, इसके अंदर सी सी है। तो कैन यू सी यहाँ पर वेरिएशन है, एंड दिस वेरिएशन इज एट जेनेटिक लेवल। ये जीन के लेवल पे वेरिएशन है। वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, जीन के लेवल पे वेरिएशन होना, इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देखो एक वेरिएशन वो भी होता है जो हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे पढ़ते हैं कि ये टॉल है, ये टॉल है और ये डॉर्फ। इसको भी वेरिएशन बोलते थे, इसको भी वेरिएशन बोलते थे, पर ये बाहर बाहर से देख के बताते थे कि ये टॉल और ये डॉर्फ, ये येलो और ये ग्रीन, ये राउंड और ये रिंकल। तो उसको बोलते हैं सिंपल वेरिएशन। उसको क्या बोलते हैं? वे सिंपल वेरिएशन। पॉलीमॉर्फिज्म है, वेरिएशन ही है, पर ये जीन के लेवल पे वेरिएशन है। मतलब इस पे ए है और दूसरे पे सी है, बाकी सब सेम है। दिस इज वेरिएशन बट एट जेनेटिक लेवल। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्लियर है? यस और नो? सर ये डीएनए स्ट्रैंड 1 और डीएनए स्ट्रैंड 2 के वेरिएशंस है। हाँ, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा था। मैंने पाया उसके अंदर डबल ए है, इसके अंदर डबल सी है। तो दिस इज अ वेरिएशन बट इट इज एट दी जेनेटिक लेवल। तो ऐसी वेरिएशन को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सर हाँ, सर ये एक ही जगह उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ सकता? वो तो उसके अंदर होगा ना। इसके अंदर ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी टी होगा और इसके अंदर जी जी होगा। सर ये जो वेरिएशन है वो एक ही स्ट्रैंड पे है, डबल स्ट्रैंड पे नहीं, है? अलग अलग। ये एक डीएनए 1 फ्रॉम 1 पर्सन, एक पर्सन का है, और ये डीएनए 2 ऑफ पर्सन बी है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इन दो पर्सन के बीच में क्या वेरिएशन है, बट वेरिएशन में फिजिकल करेक्टर का नहीं, मैं कोड्स का देख रहा हूँ। अगर मैं कोड्स का वेरिएशन देखूँ तो उसको मैं टर्म देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। समझ आया? यस सर। सर वैसे एक ही स्ट्रैंड पे वेरिएशन हो सकती है? एक ही स्टैंड पे वेरिएशन कैसे हो सकती है? तो वो टॉल को टॉल से कंपेयर कर सकते हो? मतलब टॉल के अंदर क्या वेरिएशन है? वेरिएशन तब देखी जाती है जब दो चीजों को देखें, है ना? टॉल को डॉर्फ के साथ देखें। ठीक है, मैं बोलूं क्या, मतलब मैं बोलूं यू आर टॉलर। टॉलर इसका मतलब कुछ बना ही नहीं। यू आर टॉलर, टॉलर किससे? अमिताभ बच्चन से या आमिर खान से?
है ना। तो पॉइंट इज एक वेरिएशन तब देखते हैं जब दो चीजें हों, वेरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए हम दो डीएनए ले रहे हैं ना, एक ही डीएनए के अंदर कैसे वेरिएशन देख सकते हो, समझ आई खुशी? यस सर। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म इज द वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल। अच्छा, विच क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू, विच रीजन shows high degree of polymorphism? Bulk DNA, A part is bulk DNA, B part is genomic DNA, third part is satellite DNA, D part is none of the above. Which region shows high degree of polymorphism? किसमें वेरिएशन ज्यादा होने के चांसेस है, बल्क डीएनए में या रेपिटेटिव डीएनए? सैटेलाइट। रेपिटेटिव में, और रेपिटेटिव का दूसरा वर्ड अभी हमने देखा था सैटेलाइट डीएनए। तो विल यू बी एबल टू आंसर, जितना टाइम दिया है तुम्हें इस टॉपिक पे, ये क्योंकि एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं बहुत सारे इस टॉपिक से, तो यू हैव टू डू इट मतलब प्रॉपरली, ये डिफिकल्ट टॉपिक है। नेक्स्ट, अच्छा दो पॉइंट्स पॉलीमॉर्फिज्म, डिग्री ऑफ polymorphism is degree of polymorphism is same in all tissues of body, चाहे तुम किसी के सलाइवा में से या ब्लड में से या हेयर में से या कहीं से भी कोई सैंपल ले लो, अगर वो एक ही इंसान का सैंपल है तो उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म सेम होगा या नहीं, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। अगर तुम्हारा हेलो टेस्ट हैपनिंग, बैचेस में जाके जो कंबाइंड बैच बनाया था नया वाला, उसमें है नहीं? तो मैंने बहुत टाइम से बोल रहा था, मैंने ग्रुप पे भेजे हैं लिंक, वो ज्वाइन कर। अब ये वाला टेस्ट नहीं होगा तेरा, इसमें 0 लगेंगे, नेक्स्ट टेस्ट में, क्योंकि तो मैं भेजूंगा बाद में। अच्छा, सो आई वाज सेइंग, तुम्हारा कोई भी बॉडी का टिश्यू हो, वो तुम्हारे सेल से बना ना। तुम पहले एक सेल थे जाइगोट, तुम पहले क्या थे? जाइगोट। बाकी सारे सेल्स उसी से बने, तो जो डीएनए उसमें था वही सब में है। तो तुम्हारे यस। हर एक सेल में बॉडी के सेम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, मतलब उसके अंदर वेरिएशन नहीं होगा, पॉलीमॉर्फिज्म की डिग्री बराबर होगी, ठीक है। और अब अगर हम बात करें, ऑल्सो पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल।
मतलब अगर तुम्हारे पेरेंट्स में कुछ पॉलीमॉर्फिज्म है तो वो तुम्हारे अंदर भी आती है। मतलब अगर सपोज ये हम पता लगाना चाह रहे हैं कि ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड का डीएनए है, ये चाइल्ड का जो डीएनए है, ये इसके अंदर ये इसका पेरेंट कौन है, डीएनए 1 वाला या डीएनए 2 वाला? तो चांसेस आर दैट कि जो भी पॉलीमॉर्फिज्म पेरेंट्स में होता है वो ऑफस्प्रिंग में जाता है, अगर म्यूटेशन ना हो तो। म्यूटेशन इतनी जल्दी होती नहीं है। तो जो अगर हमें पता चल गया कि चाइल्ड के डीएनए में डबल ए है, तो मैं कह सकता हूँ पर्सन ए इज द पेरेंट ऑफ डी चाइल्ड। ठीक है, तो इनहेरिटेड होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जो वेरिएशन है वो इनहेरिट होता है। तो इसीलिए आई कैन से कि एक तो ये फॉरेंसिक में काम आ सकता है। फॉरेंसिक में क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान का हेयर का सैंपल मिल गया, ब्लड का सैंपल या कोई भी सैंपल मिल गया क्राइम सीन पे, तो फॉरेंसिक में काम आ सकता है कि टू नो दी कि कौन क्रिमिनल है। वो क्यों? क्योंकि उस इंसान के सारे टिश्यूज में सेम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, तो जो हमें क्राइम सीन पे मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे उसके अंदर से कलेक्ट करके, वी विल फाइंड द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो वी विल से कि ये क्रिमिनल है। दूसरा, पेटर्निटी टेस्टिंग। पेटर्निटी टेस्टिंग यानी पेरेंट कौन है, मदर कौन है, फादर कौन है किसी चाइल्ड का। पेटर्निटी टेस्टिंग में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इन्वॉल्व होता है। वाई? बिकॉज पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल। अगर चाइल्ड का पॉलीमॉर्फिज्म का लेवल पता है और पेरेंट से कंपेयर किया तो इट कम सेम, तो वो पेरेंट है कंफर्म। तो दिस इज हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज। अभी इसका पूरा मेथड रहता है, दैट वी विल डिस्कस। मेथड थोड़ा और डिफिकल्ट है, थोड़ा इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास। बट यहाँ तक क्लियर है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या टेक्निक, क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है। सैटेलाइट डीएनए, माइक्रोसैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, रेपिटेटिव डीएनए, बल्क डीएनए, ये बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, इज दिस क्लियर? प्लीज टाइप क्लियर इन चैट। ठीक है, सर आप बोलो खुशी। सर चाइल्ड में दोनों दोनों पेरेंट की म्यूटेशन जा सकती है? हाँ, दोनों की आ सकती है। तो हम मतलब दोनों के कुछ कुछ पॉलीमॉर्फिज्म पेरे चाइल्ड में आएगी। ठीक है, हाँ बोलो सभी। माइक्रो और मिनी सैटेलाइट का मतलब ये है रिपीटिंग पैटर्न तो होता है। अब वो रिपीटिंग पैटर्न ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है या कम से बना हुआ है, उसके बेसिस पे बड़ा पैटर्न है, बड़ा रिपीटिंग यूनिट है या छोटा है। रिपीटिंग यूनिट ऐसा भी हो सकता है छोटा हो, और ये ऐसा हो सकता है बड़ा हो। हमारे डीएनए में बार बार रिपीट हो रहा है, छोटी चीज़ हो रही है तो माइक्रो सैटेलाइट, बड़ी चीज़ रिपीट हो रही है बार बार तो मिनी सैटेलाइट, साइज के बेसिस पे। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, देन आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय क्लास।